ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, नई सरकार के गठन होने के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलने वाला है। आपको बता दें कि शुरुआत में थोड़ी बहुत खींचतान देखने को मिली जेडीयू और बीजेपी के बीच, लेकिन अब ये खींचतान पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जो लिस्ट थी वो तैयार हो गई है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। हालांकि इसका अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है। तो क्या ये पूरा मामला किसको कौन सा विभाग मिला है, इसको बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, किसको कौन सा विभाग मिला है? शुरुआत में बताया गया कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ खींचतान देखने को मिली। निश्चित तौर पर जब सरकार का गठन हुआ तो सबके मन में केवल एक सवाल था कि इस बार मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा वो किस तरह से होगा। क्या पिछली बार सरकार जिस तरह से नीतीश कैबिनेट ने मंत्रियों को विभाग दिए थे, क्या इस बार फिर से वही होने की बात की जाएगी? क्योंकि इस बार देखा यह गया कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों के कई चेहरे बदल दिए। इस बार पुराने कई मंत्री हटा दिए गए और जब नए चेहरे आए तो ये सवाल उठने लगे कि किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और उस पर मुहर भी लग चुकी है। अब हम दर्शकों को पहले यह बता दें कि जेडीयू के खाते में कौन सा मंत्रालय जा रहा है और बीजेपी के खाते में कौन सा मंत्रालय जा रहा है। तो जेडीयू को इस बार फिर से जो मंत्रालय मिले हैं उनमें से सीएम नीतीश होंगे, उनके साथ गृह मंत्रालय होगा। उसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, ऊर्जा, योजना एवं विकास, ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, शिक्षा, ग्रामीण कार्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण, सूचना एवं जनसंपर्क, शिक्षा, भवन निर्माण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये जो है जेडीयू के कोटे में जा रहे हैं। सर, आपने गृह मंत्रालय का नाम लिया, उसको लेकर काफी खींचतान देखने को मिली थी शुरुआत में कि किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है तो ये किसको मिले, लेकिन लास्ट में ये जेडीयू की तरफ गया। तो इसको लेकर बीजेपी क्या नाराज है? नहीं, बीजेपी बिल्कुल भी नाराज नहीं है। खींचतान कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। बस ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इस बार सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दी जा सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने पास गृह मंत्रालय रखते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पिछली बार भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था, उसके बावजूद ये कहा गया था कि बीजेपी चाह रही थी कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने, उससे पहले वो डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास था। तो वैसे ही लोगों को लगा कि बिहार में कुछ ऐसा हो सकता है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार फिर से गृह मंत्रालय अपने पास रखा है और बीजेपी और जेडीयू के बीच वैसी खींचतान देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय के बदले बीजेपी को स्पीकर का पद दिया गया है। अब जल्दी से बता दें कि बीजेपी के कोटे में कौन कौन से मंत्रालय गए हैं। तो उसमें वित्त एवं वाणिज्य कर, पथ निर्माण, सहकारिता, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, उद्योग, पर्यटन, नगर विकास एवं आवास, विधि, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, गन्ना, पंचायती राज, खेल और श्रम संसाधन विभाग, ये बीजेपी के खाते में गई है। अब जल्दी से बता दें कि लोजपा रामविलास, हम और आरएलएम को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो जो चिराग पासवान के 2 मंत्री बनेंगे उनके पास होंगे खान एवं भूतत्व और पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जबकि हम और आरएलएम को कला संस्कृति एवं युवा, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु संसाधन और आपदा प्रबंधन, ये मंत्रालय जो है गठबंधन में बांटा गया है सहयोगियों को। लेकिन किन को क्या दिया जाएगा, किसके खाते में कौन सा मंत्रालय गया है, क्या पोर्टफोलियो कैसे कैसे बटा है, अब एक बार वो नाम बता देते हैं जिसको लेकर लोगों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो नीतीश कुमार के पास एक बार फिर से सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय फिर से रहने वाला है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय भी, निगरानी, निर्वाचन तथा और भी जो विभाग जो दूसरे मंत्रियों को नहीं मिलेंगे वो सारे विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। यानी नीतीश कुमार ने अपनी जो एक तरह से होमवर्क उन्होंने पूरा किया, उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछली बार जो उनके पास था इस बार नहीं रहेगा, या कुछ उन्होंने अलग से लिया है। जो पिछली बार की रूपरेखा थी लगभग वही नजर आ रही है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वित्त और वाणिज्य कर यानी फाइनेंस और कॉमर्स। सर, पिछली बार भी उनको वित्त मिला था और इस बार फिर से यही दोनों मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास पिछली बार भी थे और एक बार फिर से हैं। और बार बार सम्राट चौधरी ने जीविका दीदी का जिक्र किया था, पूरे चुनाव में 10,000 रुपए का जिक्र किया था, और वो लगातार बताते हुए नजर आए कि कितना पैसा नीतीश सरकार ने किस योजना में खर्च किया, और ये भी जिम्मेदारी के साथ कहा कि मैं वित्त मंत्री हूं, मेरे पास
पूरी जानकारी है मेरे पास, पूरी डिटेल में सब कुछ है कि कहाँ कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है। एक एक पॉइंट पर वो जवाब देते नजर आए। विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनको कृषि, खान एवं भूतत्व मिला है, यानी जो पिछली बार थे। मतलब इसको देखकर लिस्ट को ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है। उसी तरह विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, मंगल पांडे को स्वास्थ्य, ये सारे मंत्रियों के पोर्टफोलियो रिपीट हो रहे हैं जो पिछले बार रहे थे। इसके अलावा अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, पिछली बार भी इनके पास यही मंत्रालय था। लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता, इनके पास भी यही था। मदन सहनी, इनको इस बार दिया जाएगा समाज कल्याण। इसके अलावा नितिन नवीन पथ निर्माण, बहुत बेहतरीन काम किया, उनकी तारीफ दिल्ली तक होती रही। रामकृपाल यादव, ये एक चौंकाने वाला नाम है। रामकृपाल यादव को मिल रहा है इस बार उद्योग मंत्री, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही है पूरे बिहार में, क्योंकि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। तो उद्योग मंत्रालय जिसके पास रहेगा, उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे बिहार में उद्योग को बढ़ाया जाए, कैसे पलायन रोका जाए। और रामकृपाल यादव को अगर ये जिम्मेदारी दी जा रही है तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी बहुत बड़ा भरोसा कर रहे हैं और बहुत बड़ा होमवर्क दे रहे हैं। इसके अलावा संतोष कुमार सुमन को लघु एवं जल संसाधन मिल रहा है। सुनील कुमार को शिक्षा, जेडीयू से आते हैं। जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा संजय सिंह टाइगर को राजस्व और भूमि सुधार, कला संस्कृति भी दी जा रही है। इसके अलावा अरुण प्रसाद को परिवहन, सुरेंद्र मेहता को लोक स्वास्थ्य, नारायण प्रसाद को गन्ना उद्योग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, यानी जो हरी सहनी पिछले बार जो मंत्रालय उनके पास थे वही इस बार रमा निषाद को दिया गया और हरी सहनी के बदले ही इनको मंत्री बनाया गया, क्योंकि दोनों मल्लाह समुदाय से आते हैं। संजय सिंह को पर्यावरण, श्रेयसी सिंह इनको पर्यटन और खेल। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, खेलों से जुड़ी हुई हैं, निशानेबाज हैं, इसलिए इनको खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप कुमार जायसवाल आपदा प्रबंधन, किशनगंज से आते हैं, सीमांचल का पूरा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है, तो इस वजह से इनको आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। और दीपक प्रकाश, इनको सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं, अब आगे क्या होगा। तो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं बहुत चुनकर सोच समझकर उनको मंत्री बनाया है, और कहा जा रहा है कि 100 दिन का टारगेट सभी मंत्रियों को दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको मंत्रालय मिल गया तो आप 5 साल अब निश्चिंत हो जाएं। नरेंद्र मोदी इसका रिपोर्ट कार्ड लेंगे, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लिया, दिल्ली में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लिया, वैसे ही पीएम मोदी ने 100 दिन का टारगेट तैयार किया है, क्योंकि बीजेपी को लेकर लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट में ज्यादा बदलाव जेडीयू कोटे से नहीं हुआ है, जो भी बदलाव हुए हैं वो बीजेपी की तरफ से हुए हैं, और इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। और जब गांधी मैदान में पीएम मोदी शपथ ग्रहण में पहुंचे थे तो दर्शकों ने देखा होगा कैसे पीएम मोदी ने झुककर दर्शकों का, जो भी लोग वहां पर आए थे, सबका नमन किया, अभिवादन किया। तो लोगों का भरोसा जो है इस बार नीतीश कुमार से थोड़ा ज्यादा नरेंद्र मोदी पर है, और पीएम मोदी का चेहरा इस सरकार में सबसे बड़ा है, भले ही मुखिया नीतीश कुमार हो, क्योंकि बीजेपी बार बार पलायन को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया विपक्षी के द्वारा, उसके बीजेपी ने उसका जवाब दिया। रोजगार को लेकर बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए, नीतीश कुमार ने भी कहा है 25 से 30 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तो ऐसे में बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 2030 में चुनाव होंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। और इस बार सरकार इतनी मजबूत है कि जब आप 5 साल के बाद जनता के बीच में जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में जंगल राज था और उस पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जंगल राज के मुद्दे पर जितने वोट मिलने थे वो इस बार मिल गए। अगले बार सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मिलेंगे, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस के अलावा एक नया विपक्ष बिहार में आ चुका है और उसका नाम है जनसुराज। प्रशांत किशोर उसकी अगुवाई कर रहे हैं और लगातार वो रोजगार, पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर एनडीए पर हमलावर रहते हैं। तो ऐसे में एक दबाव भी रहेगा बीजेपी गठबंधन पर, जेडीयू पर, कि इस बार जो है 5 साल में इतना बेहतर काम किया जाए कि अगले चुनाव में जब हम जाएं तो जनता को हमसे नाराजगी नहीं रहे। और इन मंत्रियों के लिए भी एक तरह से वार्निंग होगी कि अगर 100 दिन में आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर से वही स्थिति हो सकती है जो गुजरात में देखने को मिली। कैसे सर, क्या ये रिपोर्ट जो बनी है ये बिल्कुल सही है? अभी औपचारिक ऐलान होगा तो ऑलमोस्ट सेम सब निकलेगा, लगभग सेम निकलेगा। अगर अंतिम समय पे एक आध फेरबदल हो जाए तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये जो आंकड़े जानकारी हमारे पास आई है ये पुख्ता है, और ये तय माना जा रहा है कि इन्हीं मंत्रियों को ये विभाग दिए जाएंगे, और ये लगभग इस पर मुहर लग चुकी है। किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है, और सम्राट चौधरी लिस्ट लेकर सीएम नीतीश के पास पहुंच चुके हैं। तो अब मान लीजिए कि सरकार जो है अब वर्किंग मूड में आ चुकी है और तेजी के साथ काम शुरू होगा।
अब 2-4 मंत्रालय ऐसे हैं जिस पर हर किसी की नजर होगी, जैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को इस बार कृषि, खान एवं भूतत्व मिला है। यानी बालू माफिया को लेकर जो बिहार में सवाल उठते रहे, ये मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है और इसको लेकर बड़ी जवाबदेही भी होगी। विजय कुमार सिन्हा एक ऐसे चेहरे हैं सरकार में जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। तो इस विभाग को लेकर प्रशांत किशोर ने भी बहुत सवाल उठाए थे। बालू माफिया से सम्राट चौधरी को भी जोड़ा था, दिलीप जायसवाल को भी जोड़ा था, कई नेताओं के नाम उजागर किए थे। तो ऐसे में इस बार विजय सिन्हा को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो खनन और भूतत्व का काम होगा उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और विजय कुमार सिन्हा शायद भरोसेमंद है, इस वजह से उनको ये मंत्रालय दी गई है। बाकी नितिन नवीन को भी जिम्मेदारी होगी कि कहीं अगर सड़क छूट गई है तो आपको गाँव-गाँव, गली-गली तक पहुंचाना है। सम्राट चौधरी के हाथों में बड़ी जिम्मेदारी होगी कि 10,000 के बाद जो 2 लाख रुपए का वादा किया गया है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो जो मोटा मोटी समीकरण एनडीए ने मिलकर तैयार किया है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे मेन जो है वो है परफॉर्मेंस। जो मंत्री परफॉर्मेंस करेंगे पीएम मोदी की नजर में रहेंगे, जो मंत्री परफॉर्मेंस नहीं करेंगे आने वाले समय में उनका पत्ता कटेगा। कई बार हम देख चुके हैं सेंटर में भी पीएम मोदी मंत्रिमंडल में अचानक से फेरबदल कर देते हैं और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है यूपी चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। तो ऐसे में जब बिहार में अगली बार चुनाव होंगे उससे पहले बीजेपी तमाम कमियों को दुरुस्त करना चाहेगी, क्योंकि इस बार तो नीतीश कुमार बन चुके हैं। लेकिन क्या नीतीश 5 साल कंटिन्यू करेंगे? अगर 5 साल कर भी जाते हैं ये तो तय है कि अगली बार नीतीश नहीं होंगे, क्योंकि जो स्थिति उनकी है, जिस उम्र के पड़ाव पर वो हैं। तो ऐसे में अब यहां से आगे की ओर देखने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करेगी। विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होने वाला है और ये 5 साल भी पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए आपको पहले से प्लानिंग करना होगा कि आगे मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। देखिए, विपक्ष को इन सब बातों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। पहले उनको ये चिंता करनी चाहिए कि वो अपनी स्थिति को कैसे ठीक करेंगे। आपके पास 30-35 विधायक नहीं है और आप नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी स्थिति ऐसी है कि 2-4 विधायक अगर छोड़ के चले जाएंगे तो उनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव जब से हारे हैं तब से देखिए कहां गायब हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं, लग रहा है कि असली विपक्ष तो वही है, वो सबसे बड़ी विपक्षी नेता की भूमिका में नजर आ रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए राहुल गांधी लापता हो चुके हैं, उनके नाम के पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं बिहार में। तेजस्वी यादव लापता हैं। तो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय ये जो है एनडीए पर टिप्पणी कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही तो हो सकता है अगली बार के चुनाव में भी परिणाम जो होंगे इससे और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं एनडीए गठबंधन के लिए। लेकिन मोटा मोटी जो कहने की बात है कि जब ये मंत्रालय का बंटवारा फाइनली अभी मुहर जब लग जाएगी इस पर, इसके बाद मंत्रियों को 24/7 के मूड में रहना होगा जैसे पीएम मोदी रहते हैं। और जो भरोसा पीएम मोदी ने इन नामों पर जताया है, जो नए नाम लाए हैं और कुछ पुराने नाम भी रिपीट किए गए हैं, उन पर बहुत प्रेशर होगा। और फ्री हैंड तो सबको मिला हुआ है, लेकिन उन पर इस बात का दबाव होगा कि अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो पीएम मोदी की साख भी दांव पर लगी हुई है और उनका खुद का पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लगा हुआ है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मंत्रियों के विभाग का बंटवारा ऑलमोस्ट हो चुका है। हालांकि औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन वो भी किसी भी वक्त हो सकती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिन मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से पूरा करते हैं। क्या वो जो भरोसा उन पर जताया गया वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।